आज हमारी जो पाराशरी की क्लास है, पाराशरी की चौथी क्लास है। लगभग आप लोगों का हमारा सफर 1 महीना होने जा रहा है। चौथी क्लास है, हर सप्ताह ले रहे हैं। इस क्लास पर आज का जो हमारा कोर्स है, आज का विषय जो है वहाँ पर चलते हैं। एक मिनट, थोड़ा हमको थोड़ा रिकॉर्डिंग रोक लेते हैं। पाराशरी अब तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी ना। हमारे साथ तो पाराशरी काफी समझ में आई होगी। जी जी गुरु जी। जी गुरु जी, जी गुरु जी। जी लघु। गुरु जी, ये पाराशरी और लघु पाराशरी में फर्क है क्या? लघु पाराशरी पहले चलिए, फिर उसके बाद पाराशरी। हाँ, लघु पाराशरी उसका सार है। इसमें क्या है, कैसे अच्छा ग्रह फल कैसे देता है वो है। वो पाराशरी पूरी संहिता है, ये पाराशरी का छोटा सा रूप है। अच्छा। हम्म। मतलब संहिता तो काफी डिटेल में होगी इसका हाँ मतलब। हाँ, काफी डिटेल पे है वो। जी। हाँ, ये श्लोक पर आइए। ये श्लोक आप लोगों को दिखाई देगा। 12वां नंबर श्लोक। कुजस् कर्म नेतृत्व प्रयुक्ता शुभकारिता त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न कर्मे सत्वम मात्रतः। अब बोलिए नहीं, नहीं हमारा डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल अपना अपना माइक कर लीजिए, नहीं हम रिमूव कर देंगे और मीटिंग भी खत्म कर देंगे। सभी लोग अपना अपना माइक बंद कर लीजिए, बार बार बंद ना करना पड़े। जब हम कहेंगे तब आप जवाब दीजिए। जब हम वो कहेंगे सब खोलिए, तब खोलिए आप। कुजस् कर्म नेतृत्व प्रयुक्ता शुभकारिता त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न कर्मे सत्वम मात्रतः। कुजस्य माने होता है कुत्सित काम करने वाला। कुत्सित जायते इति कुजः। मतलब जो पापी ग्रह होता है, जो बुरे पापस्य ग्रह से कुत्सिता जायते, पापी ग्रह को वो कुत्सित कहता है। तो यहाँ पर ऋषि ने
कुज का मतलब मंगल के लिए कहा है। ऋषि ने मंगल के लिए कहा, महर्षि पाराशर मंगल के लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कुजस्य, कि यदि मंगल केंद्र दशम भाव के स्वामी होने के साथ साथ यदि वो त्रिकोण का भी स्वामी है तो शुभ फल देगा। यदि वो त्रिकोण का स्वामी नहीं होगा तो शुभ फल नहीं देगा। मित्रों, आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने समझा है कि सूर्य और मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं। जो षडबल होता है, षडबल में एक दिशाओं का दिग्बल होता है, क्योंकि सूर्य राजा का कारक होता है, मंगल मंत्री का कारक होता है। और राजा और मंत्री जब एक कहां पर राज दरबार में बैठते हैं, सूर्य राजा का कारक होता है, मंगल सेनापति होता है। राजा की जो ताकत होती है वो सेनापति के पास होती है। राजा का राज धर्म होता है, राजदंड होता है, वो सेनापति होता है। तो इसलिए राजा राज दरबार में सुशोभित होता है और राज दरबार में ही सेनापति सुशोभित होता है। इसलिए सूर्य और दशम भाव राज दरबार का होता है। दशम भाव पर सूर्य और मंगल दोनों क्या होते हैं? दशम भाव पर सूर्य मंगल दिग्बली होते हैं। लेकिन ऋषि यहां पर कह रहे हैं कि मंगल के लिए उन्होंने एक विशेष नियम बनाया कि मंगल यदि के दशम भाव के स्वामी होने के साथ साथ यदि वो त्रिकोण का स्वामी है तो वो शुभ फल देगा, अन्यथा वो उसके शुभ फलों में कमी आएगी। अब केवल इसको केवल मंगल के दृष्टि से आपको देखना है। अब आप आगे इस बात को समझिए कि भाई मंगल, कर्क लग्न में मंगल दशम भाव का स्वामी होता है और पंचम भाव का स्वामी होता है। कर्क लग्न का मंगल दशमेश और पंचमेश होता है। कर्क लग्न का जो मंगल होता है वो दशमेश भी होता है और पंचमेश भी होता है। तो दशमेश और पंचमेश, दशमेश और पंचमेश होने के कारण कर्क लग्न में मंगल योग कारक होता है। लेकिन मकर लग्न में मंगल किस राशि का होगा? वृश्चिक राशि कहां पड़ेगी? 8, 9, 10 दशम भाव पर वृश्चिक राशि पड़ेगी। 11, 12, 1 तीसरे भाव पर क्या पड़ेगा? तीसरे भाव पर पड़ेगा उसकी मेष राशि। तो मकर लग्न में जो ग्रह है, मकर लग्न का जो मंगल है वो अधिक शुभ फलदायी नहीं होगा जितना कर्क लग्न का मंगल योग कारक है। अब भाई योग कारक से क्या मतलब? योग का मतलब होता है वो अगर कोई ग्रह दो केंद्र और त्रिकोण का, केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो जाता है, वो ग्रह का, वो कुंडली का हीरो हो जाता है। उसके पास बल होता है, सामर्थ्य होता है, किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने की ताकत रखता है। जहां पर बैठेगा वहां पर लाभ करेगा, जिसको देखेगा उसको लाभ करेगा, जिस ग्रह के साथ बैठेगा उस ग्रह के साथ योग बनाएगा। जब योग बन जाएगा तब जीवन सुखमय, शांतिमय, समृद्धमय हो जाता है। अब यहां पर मान लो मंगल, मंगल कर्क लग्न में योग कारक होता है, मंगल सूर्य के साथ बैठा, मंगल की ताकत बढ़ गई। मंगल गुरु के साथ बैठा, मंगल की ताकत बढ़ गई। सूर्य गुरु मंगल तीनों बैठ गए, महाप्रताप योग बन गया। जीवन काल में प्रशासन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, नेतृत्व, उच्चता सब कुछ मंगल को प्राप्त हो गई। मंगल यहाँ पर इतना योग कारक हो गया, जातक छोटे से कालो ही बलवान मतः, कहा गया कालो ही बलवान मतः। जो काल होता है, समय ही सबसे बड़ा बलवान होता है। आपके पास योग्यता नहीं है, चलता है, आपके पास धन नहीं है, चलता है, लेकिन आपका समय अच्छा है, आपको किसी ऐसे राज परिवार के व्यक्ति से मुलाकात हो गई और देखते देखते आप कहां से कहां पहुंच गए। आप राज्यसभा में नामित हो गए, मंत्री हो गए, विधायक बन गए, कुछ भी बन गए। इसलिए संबंध का महत्व बहुत बड़ा होता है। तो मंगल यदि केंद्र त्रिकोण भाव का स्वामी हो गया तो मंगल की ताकत बढ़ गई, और उसमें भी यदि अपने मित्र ग्रहों के साथ बैठ गया तो ताकत बढ़ गई। मंगल यदि कर्क राशि पर बैठ गया, अगर मंगल नीच राशि पर, अग्नि जल तत्व राशियों पर बैठ गया तो मंगल कमजोर हो जाता है। कर्क राशि पर बैठता है तो कमजोर हो जाता है, क्योंकि नीच का हो जाता है। वृश्चिक राशि पर बैठता है तो अपने प्राण त्याग देता है,
क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वो लग्न भाव शरीर को धारण करता है प्रथम भाव से, और अष्टम भाव पर आकर के वो मृत्यु को त्याग देता है। अष्टम भाव में आकर के वो मृत्यु को त्याग देता है, अष्टम भाव में आकर के शरीर को त्याग देता है। अर्थात अष्टम भाव इसलिए वृश्चिक राशि मृत्यु की राशि, यहाँ पर भी मंगल शुभ फल नहीं देता है, और 12 मीन पर भी मंगल शुभ फल नहीं देता है। मंगल शुभ फल देता कहाँ है? मंगल अग्नि तत्व राशियों में, और मंगल अग्नि का गुणधर्म होता है कि जितना भी नीचे करोगे वो ऊपर ही आई जाएगी। अग्नि में क्षत्रित्व होता है, जो उच्चता होती है। जितना भी नीचे, अग्नि का गुण धर्म है कि अग्नि की लौ हमेशा ऊपर जाएगी। यत्र यत्र धूमो तत्र तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, और धुआं हमेशा नीचे नहीं जाता है, ऊपर को जाता है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि अग्नि क्षत्रिय, अग्नि में क्षत्रियता होती है। उसी तरह मंगल भी क्षत्रिय ग्रह होता है। मंगल काल पुरुष की कुंडली का बल है, सामर्थ्य है, पराक्रम है। स्त्री के लिए उसका पति है। एक व्यक्ति की शरीर में वो जठराग्नि है, व्यक्ति के शरीर के अंदर वो जठराग्नि है, और व्यक्ति के मुख के अंदर वो दांत है, और मांसपेशियों और शरीर के अंदर मांसपेशियां हैं, और शरीर में दौड़ने वाले रक्त का भी वो कारक बन जाता है। मंगल ही मिट्टी का पुतला है। काल पुरुष के शरीर, काल पुरुष की कुंडली का के अनुसार वो शरीर का भी कारक होता है। अगर आपका मंगल कमजोर हो गया, आपके जीवन में कभी भी शारीरिक सुख नहीं मिलेगा, शारीरिक कष्ट बने रहेंगे। एक नहीं 50 कुंडली उठा के देख लेना, अगर मंगल के साथ राहु बैठा है, मंगल नीच राशि का बैठा है, मंगल शनि के साथ, शनि राहु के साथ, केतु के साथ बैठा है, उसको शरीर पर परेशानी बनी रहेगी। मंगल ही स्त्री का पति है, मंगल ही स्त्री का प्रजनन सामर्थ्य है, मंगल ही स्त्री के सिंदूर है, मंगल ही स्त्री का सुहाग है। और मंगल जब राहु के साथ बैठ जाता है तो चूड़ी बिंदी बन जाता है, चूड़ी बन जाता है। समझ लीजिए मंगल का स्वरूप है ये मंगल कहते हैं धरणी गर्भ संभूता, ये पार्वती का पुत्र है। पार्वती के कहने पर माता धरती का पुत्र माना गया है, और इतना वेग था कि धरती को का गर्भ संभूता, धरती को का गर्भ फाड़ करके पैदा हुआ है। कितनी तेजस्विता थी। और इसलिए मंगल को ऋषियों ने मंगल के पराक्रम को, मंगल की स्वभाव को, गति को, मति को, रूप को, प्रयोजन रूप को जानते हुए उन्होंने एक मंगल के ललक नियम बताया। यदि मंगल को भैया अशुभ नहीं मानना है, मंगल को उस परिस्थिति में, अब एक चीज ये समझ लीजिए, मैंने इसके पहले आपको ये समझाया था कि कोई भी पापी ग्रह अगर केंद्र का स्वामी हो जाएगा तो अपना पाप प्रभाव छोड़ देता है। इस नियमानुसार मंगल यदि केंद्र का स्वामी हो गया तो अपने उसमें पाप प्रभाव छूट जाएगा। उसी तरह जैसे क्या होता है कि कोई व्यक्ति राजा होता है, जो अगर किसी गरीब व्यक्ति को या किसी परेशान व्यक्ति को अच्छा राजमहल का सुख पूर्ण सब कुछ उसको मिल जाए, धन धान संपत्ति मिल जाए, तो भीख अपना, उसका जो स्वाभाविक गुण था भीख मांगना, वो छोड़ देता है। मेरे कहने का मतलब, अगर आपको सुख सुविधाएं मिलती हैं तो आप अपना स्वाभाविक गुण भूल जाते हैं। तो उसी तरह दशम भाव में उसको मलाई मिलने लगती है, केंद्र भाव में ग्रह को ताकत मिलती है, मान सम्मान और उच्चता मिलती है। मान सम्मान उच्चता के कारण जो ग्रह होता है वो कौन सा फल देता है? शुभ फल देता है, अगर वो केंद्र का स्वामी है। और केंद्र का स्वामी होकर के केंद्र में बैठ गया तो फिर कहना क्या है। अगर कोई ग्रह केंद्र का स्वामी होकर के त्रिकोण में बैठ गया तो ग्रह की ताकत बढ़ जाती है। ग्रह की ताकत बढ़ जाती है। अब आप यहां पर ये समझ लीजिए कि मंगल हमारा क्या है, केवल कर्क लग्न में केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बनेगा। अब मंगल की परिस्थिति क्या है, हमने एक चीज लिखी कि अगर मंगल, मान लीजिए मंगल क्या है, मंगल को लोग कह देते हैं लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में बैठ जाता है तो मंगल क्या होता है, कमजोर हो जाता है, बलहीन हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। मतलब नहीं, केंद्र और 1 4 8 12 में बैठ जाता है, सप्तम भाव में बैठ जाता है तो व्यक्ति मांगलिक हो जाता है। मंगल क्या होता है, गुस्सैल स्वभाव का होता है। मंगल दबदबा रखने वाला व्यक्ति होता है। मंगल हमेशा अपनी हेकड़ी दिखाता है। मंगल एक गुंडा होता है।
मंगल का गुण उसकी गुंडई करना होता है। अगर स्त्री के घर में बैठ जाता है, स्त्री भाव में बैठ जाता है, तो मंगल क्या करता है, वो हेकड़ी दिखाने लगता है, मतलब वो स्त्रियों पर वर्चस्व जमाता है। मंगल कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। मंगल का स्वभाव, वो झुकता नहीं। वो जहां पर उसको अपेक्षित मान सम्मान मिल जाता है, अपेक्षित मान सम्मान अगर उसको जहां कहीं पर मिला, क्या उसके मान सम्मान के विपरीत कोई बात हुई, तो समझ लीजिए कि वहां पर नुकसान, तो फिर वो विरोध तुरंत करना शुरू कर देगा। मंगल ही देश की सीमाओं का प्रहरी है, रक्षक है। मंगल ही सेनापति है, व्यक्ति का नेतृत्व है। नेतृत्व भी व्यक्ति का मंगल है। इसीलिए कहा गया मंगल यदि केंद्र भाव का स्वामी और त्रिकोण भाव का स्वामी बन गया तो मंगल शुभ फलदायक होता है। मंगल सूर्य गुरु के साथ केंद्र में बैठ गया तो शुभ फलदायक होता है। अगर मंगल गुरु के साथ बैठ गया तो व्यक्ति के नाक में गुस्सा होती है। मंगल अगर सूर्य के साथ बैठ गया, व्यक्ति स्वाभिमानी और गुस्सैल दोनों होता है। मंगल में अहम भी होता है। मंगल घमंडी होता है। किस तरह का, कि सामने वाला जा रहा है, अगर कई बार देखते हैं कि सामने मित्र जा रहा है जो घमंडी होता है, तो भैया दूसरा वाला अगर उसने बोल दिया तो जवाब दे देगा, नहीं तो देखता रहेगा, उस पर नहीं टोकेगा कि भैया कहाँ जा रहे हो। ये मंगल की क्वालिटी है। सूर्य क्या है, सूर्य स्वाभिमान है। सूर्य का गुण क्या है कि आप बगल से जा रहे हो और आपने उसको नजरअंदाज कर दिया, तो सूर्य प्रधान व्यक्ति ने उसको क्या कर लिया, उसको गांठ बांध ली और उसको कहा कि अब इस व्यक्ति ने मेरा सम्मान नहीं दिया, तुलसी वहां न जाइए जहां, वो कहते नहीं है, तुलसी वहां पर नहीं जाना चाहिए जहां पर प्रेम न मिले, जहां पर सम्मान न मिले। तो इसलिए कहते हैं सूर्य के साथ मंगल बैठ जाता है तो क्या वो व्यक्ति स्वाभिमानी और अहंकारी गुस्सैल हो जाता है। लेकिन सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है और गुरु मंत्री है, और सूर्य गुरु मंगल की युति होती है, अच्छा फल आता है। व्यक्ति बड़ा तेजस्वी होता है, उच्चता को प्राप्त करता है, मान सम्मान और यश को प्राप्त करता है। किसी की कुंडली उठाकर देख लीजिएगा, उदाहरण के तौर पर सूर्य गुरु मंगल का प्रभाव हमेशा उसको, सूर्य गुरु मंगल एक साथ बैठे होंगे, जीवन में वो ऊंचाई को प्राप्त करेगा। सूर्य गुरु मंगल एक साथ बैठे होंगे, व्यक्ति नेतृत्व करने वाला होगा, राजसी स्वभाव का होगा। ये आपकी मंगल की स्थिति, ये सूर्य मंगल का वो है। मकर लग्न की कुंडली में देखेंगे मंगल का जो स्वभाव है, मंगल की जो चीज है, मकर लग्न की कुंडली में मंगल क्या है, वृश्चिक राशि उसकी 10वें भाव पे पड़ती है और तीसरे भाव पे मेष राशि पड़ती है, इसलिए वो शुभ फलदायी नहीं होता है। भाई केंद्र का स्वामी होने के कारण फल, वो अपना नैसर्गिक स्वभाव भूल गया, पाप करना। भाई पाप का मतलब ये है कि जो चीज आपको नुकसान पहुंचाती है वो पाप है, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो, किसी भी रूप से आप जो चीज आपको नुकसान पहुंचा रही है वो पाप है। चाकू को पापी क्यों कहा गया, क्योंकि चाकू से सब्जी काट रहे, हाथ में लग गया, खून आ गया तो पापी हो गया। तो आप समझ लीजिए, कुत्सित जायते इति, जो कुत्सित होता है, निंदित होता है, निंदनीय होता है, जो वही पापी होता है। इसीलिए ये मंगल के विषय में। अब इस मंगल के विषय में किसी को कोई डाउट हो, एक एक करके 7-8 मिनट में मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि मैं सबको बोलने का अवसर देता हूं, ऐसा नहीं कि अपनी बात झाड़ के चला जाऊं, मैं सबको बोलने का अवसर देता हूं। किसी को अगर दो चार लोग पूछ लीजिए, डाउट हो, मैं बता देता हूं। गुरुदेव मंगल काल पुरुष की कुंडली में अष्टम में होता है, तो लगन का दोष नहीं लगता है क्या अष्टम में? आपका नेट बहुत कमजोर चल रहा है गुरुदेव। गुरुजी मेष लगन की कुंडली में अष्टमेश भी है और लग्नेश भी है। हाँ बताता हूँ। तो देखो, कोई अष्टम में लग्नेश का दोष लगता है ना? कोई भी ग्रह लग्न का स्वामी हुआ, अष्टम का स्वामी हुआ, तो लग्नेश होने के कारण अष्टमेश का दोष उसको 20% लगता है। बाकी ऐसा नहीं कि 20% दोष नहीं लगेगा।
अगर कोई ग्रह लग्नेश के साथ अष्टमेश होगा तो अष्टमेश का जो दोष जो लगेगा वो 20% लगेगा। ऐसा नहीं कि अष्टमेश का दोष होने का लग्नेश ने उसके सभी पाप खत्म कर दिए। तुला लग्न की कुंडली में देखिए, लग्नेश अष्टमेश शुक्र होता है, शुक्र की महादशा आएगी तो शारीरिक कष्ट भी मिलते हैं, मूत्र रोग होते हैं, डायबिटीज होती है, इस तरह की परेशानियां देखी जाती हैं। गुरुजी कन्या लग्न में मंगल अष्टम स्थान में मेष राशि में बैठा है तो अच्छा होगा कि बुरा होगा? कैसे कैसे अच्छा हो जाएगा? सबसे बदमाश ग्रह तो कन्या लग्न में वही मंगल बन जाता है, क्योंकि तृतीयेश और अष्टमेश होकर के बैठ जाएगा अष्टम में, वो तो बहुत मूल नुकसान त्रिकोण राशि करेगा। में नहीं बैठा है अपनी मूल उससे क्या त्रिकोण राशि मतलब में? है? अरे अष्टम मूल त्रिकोण राशि सब पाप। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पापी है, चोर मर्डर करके आया है, अपने बेटे के वही चुरा करके अपने बेटे को पैसा देता है, तो क्या उसके पाप क्षम्य हो जाएंगे क्या? पाप तो उसका स्वभाव है। अब वो मर्डर करके आया है, चोरी करके पैसे लेकर आया है, अपने बेटे की पालन पोषण के लिए उसने पैसे कई करोड़ दे दिए, तो क्या उसका पाप खत्म हो जाएगा क्या? तो अपने मूल त्रिकोण में राशि में बैठा है तो क्या उसका स्वभाव खत्म हो जाएगा क्या? आप जिस परिस्थिति में रहते हैं, आप जिस परिवेश में रहते हैं, आप जिस काल परिस्थिति के में रहते हैं, उस स्थान का दोष आपको लगेगा। तो गुरुजी वो मतलब अष्टम भाव के लिए है? हाँ, मंगल अष्टम भाव के लिए बुरा होगा या किसके लिए बुरा होगा? मंगल सबके लिए बुरा होगा। मंगल यदि अष्टमेश हो, तृतीयेश अष्टमेश होकर के कमजोर हो गया तो मृत्यु जल्दी आ जाएगी, शारीरिक कष्ट जल्दी आ जाएगा। और यदि मंगल तृतीयेश अष्टमेश होकर के जिस ग्रह के साथ बैठेगा, जिस भाव पर बैठेगा, जिस ग्रह को देखेगा, जिस भाव को देखेगा, वो ग्रह वो भाव वो तीनों के तीनों भावों को नुकसान पहुंचाने वाले होगा, चाहे जहां आजमा के देख लीजिए। नहीं गुरुजी ऐसे कहते हैं कि जो ग्रह अपने भाव में बैठा होता है उसकी वृद्धि करता है, उसको बचाता है अपने घर को, तो मंगल अपने अष्टम भाव को बचाएगा नहीं क्या? अपने अष्टम भाव को बचाएगा, लेकिन अब चतुर्थ दृष्टि कहाँ देखेगा, अष्टम दृष्टि कहाँ देखेगा? जहां जहां देखेगा नुकसान भी तो करेगा। अगर मंगल आयु तो बढ़ाएगा, आयु तो बढ़ाएगा नहीं, केवल आयु का फैक्टर, आयु बढ़ाने के लिए केवल अष्टमेश के अलावा और भी तो देखेंगे आप। केवल अष्टमेश शनि को भी देखिए, राहु को भी देखिए, लेकिन प्रथम दृष्टि आयु बढ़ा देगा। आप जो पूछना चाह रहे हैं उसको ग्रह के देखिए 3 प्रभाव होते हैं, एक दैहिक प्रभाव, दैविक प्रभाव और भौतिक प्रभाव। तो कोई व्यक्ति, आप लगातार कई करोड़ रुपया पैसा खूब कमा रहे हैं, लेकिन आपको डाइजेस्ट नहीं होता, आपकी शुगर 450 होती है, आपके ब्रेन पर ट्यूमर बना हुआ है और आपके वेतन अच्छा पैसा रोज बिजनेस से कई लाख रुपए रोज आ रहे हैं, तो क्या हुआ भाई? एक ग्रह कहीं पर अच्छा दे रहा है लेकिन शरीर को बीमार कर रहा है, ये भी तो होता है जी। गुरुजी जी बोलूं? हाँ बोले। गुरुजी आपने कहा कि मंगल जो है अग्नि की राशि में सबसे अच्छा फल देता है और जल राशि में सबसे खराब। पृथ्वी और बाकी जो दोनों तत्व है उनकी राशि में कैसा फल देगा? नहीं, इक्वल देता है, बहुत खराब नहीं देता, वो उसकी संगति भी होती है। मेन चीज उसमें सबसे अच्छा फल उसको अग्नि तत्व राशियों में मिलता है, क्योंकि वो जागृत है। अग्नि तत्व राशियों में पूर्ण बल पर आ जाता है, छठे भाव पर भी अच्छा फल देता है। अब अगर मैं घुमाने लगूंगा मंगल को, मैं 10 मिनट में पूरे मंगल को 12 राशियों में घुमा दूंगा, लेकिन अब ये है कि आगे का एक कम से कम 2 श्लोक तो हो जाए, 2 श्लोक तो कम से कम रोज हो ही जाए, कोर्स भी चलता है। हाँ गुरुजी मुझे एक बात पूछनी है प्लीज। मिथुन लगन की कुंडली में अगर 4th हाउस में मंगल और राहु इकट्ठे होंगे तो मांगलिक दोष लगेगा ना उसको? मांगलिक दोष भी लगेगा उसके। अगर स्त्री की कुंडली है तो पति को शारीरिक कष्ट, पति के जीवन पर खतरा रहेगा, उस लड़की के उस घर पर प्रेत बाधा रहेगी और उसकी शरीर पर कुछ ना कुछ कष्ट हमेशा बना रहेगा। लड़के की कुंडली है, प्लीज क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया, प्लीज बोलो ना। अब हो गया, क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया। गुरुजी प्रणाम। हाँ एक दो प्रश्न और लेंगे बस। गुरुजी प्रणाम। हाँ बताइए। गुरुजी प्रणाम जी। हाँ, तुला लग्न की कुंडली में गुरुजी यदि मंगल उच्च का होकर चतुर्थ भाव में बैठा है तो वह मार्केश होगा, बादकेश होगा कि दोष अब लगेगा? ये इसको देखिए, तुला लगने की कुंडली में मंगल जो सप्तमेश होता है और द्वितीयेश होता है, ठीक है ना? सप्तमेश और द्वितीयेश होने के कारण मारक का दोष होता है कि नहीं होता है? प्रथम दृष्टया मान लीजिए, अगर वो कोई ग्रह उच्च का हो गया तो अपने जो अशुभ फल है वो खत्म कर देता है। अगर कोई ग्रह ज्यादा पीड़ित हो गया, कमजोर हो गया, बलहीन हो गया, वो ज्यादा नुकसान कर, जैसे राहु अष्टम भाव पर बैठ गया तो यमराज बन जाता है, मंगल की राशि में बैठ गया तो बहुत नुकसान देता है। ये क्यों?
चले आप बस आगे बढ़े। कारक योग में क्या करेंगे अभी गुरुजी? आपने जो ये जो श्लोक मंगल पढ़ाया, केतु का एक 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 देखिए एक जो श्लोक अभी आपने जो श्लोक पढ़ाया कि दशम भाव का मंगल बहुत शुभ होता है, लेकिन और उसको फल त्रिकोण का अगर स्वामी होने के कारण त्रिकोण का स्वामी सहित हो तो, ये परंतु केवल वही कर्क अगर लग्न में बनेगा, हाँ, केवल कर्क कर्क लगन लग्न में में, बनेगा। हाँ, तुला लगन में तो उसकी वो नीच की राशि हो गई ना दशम भाव में, हाँ हाँ, तो उसको कोई फल वो ऐसे उल्टा फल नहीं तो नहीं उतना होता ना उतना उसका? उतना योग कारक नहीं, तुला लग्न का योग कारक हीरो ग्रह शनि होता है। जी शनि की स्थिति कैसी है? और यदि गुरुजी एक कर्क लग्न अब में क्या हो जाता है? एक चीज ये समझ लीजिए कि कोई भी सिंगल ग्रह ना किसी के जीवन को बदल सकता, ना किसी के जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकता। मान लीजिए कि मेरे पास सब कुछ है, बढ़िया योग्यता ज्ञान सब कुछ है, अगर मुझे सुनने वाला कोई नहीं मिला तो उस ज्ञान का मूल्य क्या रह गया? वो कह रहा है कोई भी ग्रह, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु तब गुणवान हो जाती है, मूल्यवान हो जाती है जब उसको कई लोग पसंद करते हैं, उसको कई लोग उसकी निगाह उस पर होती है ना? गुरुजी, तो शनि अगर जैसे वो ग्रह ज्यादा अच्छा फल देने वाला होता है जिस ग्रह को कई ग्रह देखते हैं। तो गुरुजी शनि अगर जैसे योग कारक होके 12वें भाव में बैठ जाता है तो क्या वो उल्टा फल हो जाता उसका? अब शनि योग कारक होकर के 12वें घर में बैठेगा तो भैया संतान संबंधी पीड़ा तो हो ही गई ना उसको। संतान के से तो अष्टम बैठ गया ना, तो कमजोर तो दे गया। 6, 8, 12 में ग्रह कमजोर हो जाता है, कर्म में उसको परेशानी आएगी, जन्म स्थान से दूर काम करने वाला होगा, विदेश में उसको लाभ मिलेगा। द्वादश भाव विदेश का भी होता है। अगर राहु शनि के साथ बैठ गया, घर पर कोई बड़ी प्रेत बाधा होगी, वास्तु घर पर नुकसान होगा, है ना? ये सब बहुत सी चीजें हैं। चलिए सर कर्क लग्न में अब बहुत हो गया। देखिए सर कर्क लग्न में मंगल दूसरे घर में बैठो। अब एक देखिए, अब हमको एक श्लोक और पढ़ाने दीजिए और व्याख्या करने दीजिए, फिर अब एक श्लोक का आपने समय दिया ना, लास्ट में फिर कर लीजिएगा, है ना? जो हमारा टारगेट है उसको करते चले। यस सर। नहीं इतना सबको अच्छे से समझ में आ गया? पूनम जी आपको समझ में आया, क्लियर हुआ? सर मेरा एक क्वेश्चन है। क्या? सर वृश्चिक लगन की कुंडली है, सेकंड हाउस में मंगल बैठा है, तो क्या मतलब फल देगा वो? अब ये अलग विषय है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनि मंगल किस किस भाव का स्वामी बनेगा? मंगल बनेगा सर लग्नेश और 8th हाउस का। 6। लग्नेश और 8th हाउस का बनेगा। तो आप बताइए कि 8th हाउस छठे भाव का 6 का बनेगा ना? छठवां 8, 9, 10, 11, 12, 1। हाँ, अब उसमें क्या है, छठे भाव के लिए तो देखिए मंगल लग्नेश होने का छठे भाव का ज्यादा फल दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उस व्यक्ति की वाणी तीक्ष्ण होगी। अगर दूसरे स्थान पर मंगल बैठा, तेज बोलने वाला होगा, और है ना, और अपने परिवार पर दबदबा बना के रखेगा, जोशीला स्वभाव का होगा, तुरंत बड़ा इमोशनल हो जाता है। कई लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। सेकेंड हाउस मंगल तर्क का कारक होता है, वाणी तार्किक होगी, वाणी पर अहम झलकता होगा, जल्दी अपने सामने किसी को मानेगा नहीं। फिर इसके बाद भाव राशि योग का प्रभाव अलग अलग रहता है। तो सर यही अगर कर्क लग्न का मंगल दूसरे घर में बैठा हो? अब कर्क लग्न का मंगल है तो अगर दूसरे घर में बैठा है तो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर के गया तो परिवार पर उसकी परिस्थिति बदल गई ना। अब वहां पर बहुत पापी नहीं रह गया, वो जा करके कहीं पर उसको, क्योंकि तार्किक बोलने वाला होगा, लॉजिकल होगा, व्यक्ति ज्यादा सफलताएं अर्जित करता है। सेकेंड हाउस में बैठ करके नाड़ी के अनुसार उसकी पंचम नवम दृष्टि से वो 10th हाउस को फिर देखता है, तो इसलिए उसको लाभ ज्यादा मिलता है सेकेंड हाउस। थोड़ा हाँ, लाभ। चलिए अब आगे चलते हैं। ऐसे मुंह भरोगे तो चबाओ कैसे? बंद कर लीजिए भाई, म्यूट करिए, म्यूट करिए। अब अगला, यद भाव गतौ वापि यद भावेश संयुतौ तत् तत्फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमोग्रहौ। अब वो कहता है प्रबलौ माने बलवंतौ, तमोग्रहौ माने राहु केतु। राहु केतु का अर्थ क्या है? राहु केतु को समझ लीजिए। राहु वास्तव में क्या है, फलित में क्या है और उसमें क्या है। अब राहु केतु को समझ लीजिए। बहुत लोग समझ लीजिए, जिस समय व्यक्ति के यहाँ पर हमारे ऋषियों ने एक ब्रह्मांड के रहस्य को समझने के लिए एक गोल की परिकल्पना की,
उन्होंने एक गोल बनाया, गोल बिल्कुल चारों तरफ से एक गोल वृत्तार्ध, वृत्त के आधे भाग को चारों तरफ घुमाने से एक घन क्षेत्र बनता है, उसे गोल कहते हैं। तो जो उन्होंने गोल बनाया, तो गोल से ब्रह्मांड का रहस्य समझा गया। तो वो कहते हैं कि जो जिस स्थान पर व्यक्ति खड़ा है वहां से एक सूत्र लेकर के ध्रुव स्थान तक जाता, आकाश में वो सूत्र ध्रुव स्थान को स्पर्श करेगा, ध्रुव तारे को स्पर्श करेगा, तो वो स्थान ध्रुव स्थान होता है। अब कहता है ध्रुव स्थान से 24 अंश की त्रिज्या से जो निर्मित वृत्त होता है, ध्रुव स्थान पर खड़े होकर के ध्रुव स्थान का के नीचे, ध्रुव स्थान क्या होता है, वहां उसका जो ध्रुव का उन्नतांश नहीं होता, जहां का निर्ण, जहां का अक्षांश शून्य होता है, जैसे लंका का अक्षांश शून्य है, तो वो ध्रुव स्थान उसका वो उन्नतांश होता है। तो कहते हैं कि ध्रुव स्थान से 24 अंश की त्रिज्या से निर्मित वृत्त जो होता है वो कदम्ब वृत्त होता है, और कदम्ब वृत्त से 90 अंश की त्रिज्या से निर्मित वृत्त जो होता है वो कांति वृत्त होता है। चंद्रमा अपनी रेखा पर, चंद्रमा हर ग्रह अपनी अपनी कक्षा पर घूमते हैं। ऐसा नहीं कि सूर्य मंगल के पास पहुंच गया तो सूर्य मंगल की युति है तो सूर्य मंगल के पास पहुंच गया, सूर्य बुध की युति है तो सूर्य बुध एक साथ बैठ गए। वो हर ग्रह की अपनी अपनी एक कक्षा है, अपनी अपनी कक्षा पर अपनी अपनी सर्किल पर घूम रहे हैं। तो अपनी अपनी कक्षा पर जब वो घूमते हैं तो उनका अपना अलग अलग अस्तित्व है। तो चंद्रमा जब गति करता हुआ कांति वृत्त, चंद्रमा अपनी कक्षा पर गति करता है, वो ग्रहों का विमंडल होता है। चंद्रमा गति करता हुआ कांति वृत्त को जिन दो स्थानों पर काट देता है वही राहु और केतु के नाम से जाने जाते हैं। और फलित ज्योतिष में राहु को सिंहिका का पुत्र माना गया है। स्वरभानु राक्षस था, सिंहिका नामक राक्षसी थी, सिंहिका राक्षसी का जो पुत्र स्वरभानु था, सिंहिका राक्षसी वो लंका में क्या करती, समुद्र में रहती थी, वहां पर परछाई के द्वारा वो खा लेती थी। हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी गए, हनुमान जी को परछाई के द्वारा उसने खींचा, फिर हनुमान जी मुख तक गए, फिर बाहर आए, एक गदा मारी, उसकी मृत्यु हो गई। तब से मंगल से राहु का बैर हो गया। मंगल हनुमान जी का प्रतीक होता है, मंगल महावत होता है, राहु विशालता का कारक होता है, तो राहु हाथी का कारक होता है, हाथी को कंट्रोल करने वाला जो होता है वो महावत होता है। राहु हाथी होता है, जितनी विशाल चीजें जो होती हैं वो राहु की होती हैं, समझ लीजिए। हाथी का जो कारक तत्व है वो राहु के अंतर्गत आता है। तो राहु भ्रम है। यहाँ पर दो ग्रहों के बारे में महर्षि कह रहे हैं, ऋषि कह रहे हैं कि राहु केतु के विषय में, राहु केतु एक छाया ग्रह है, जिस भाव पर बैठेंगे उस भाव के अनुसार फल देंगे, जिस राशि पर बैठेंगे उस राशि के अनुसार फल देंगे। ये नियम उन्होंने बताया उस श्लोक पर। आप ये समझ लीजिए, राहु भ्रम है, राहु माया है, राहु ही चोर है, राहु भ्रम चोर निकृष्ट व्यक्ति है, चाटुकार है, चपल है। राहु बहुत चालाक किस्म का व्यक्ति होता है। जितना भी पाप है, जितनी भी माया है, जितनी भी मोह है, वो सब राहु ही है। राहु ही भ्रम है। ये रस्सी है कि ये सर्प है, ये राहु ही है। ये राहु से ही ये राहु है। और केतु इसका जस्ट विपरीत होता है। राहु भ्रम का कारक होता है, चोर चाटुकार होता है, राहु पाप का कारक होता है, मोह माया का कारक होता है। राहु क्या है, भगवान विष्णु का जो महारूप देखे हैं, जिन रूप से भगवान विष्णु के विश्व रूप से दो मुखों से अग्नि निकलती रहती है, जो अग्नि निकलती है वो अग्नि का वो रूप है कि वो काल का रूप जिसमें सब कुछ समाता चला जाता है। तो वो जो रूप है वो राहु है, क्योंकि बिना राहु के मृत्यु नहीं होती है। राहु केतु ही मृत्यु में निर्णायक होते हैं। तो राहु के बारे में कहा गया, राहु क्या होता है, राहु सबसे ज्यादा, अकेला राहु केतु यदि बैठ जाए आपकी कुंडली में, राहु अकेला बैठा हो ज्यादा खराब फल देगा। राहु यदि अकेला बैठा है ज्यादा खराब देगा। मंगल की राशियों में बैठा है तो ज्यादा खराब देगा। राहु यदि अष्टम भाव पर बैठा है तो ज्यादा खराब होगा। ऐसा नहीं कि राहु पीड़ित नहीं होता, राहु भी कमजोर। राहु जितने ज्यादा पापी,
और अशुभ ग्रहों के साथ बैठ गया उतना ज्यादा खतरनाक होता है, उतना ज्यादा नुकसानदेह होता है। और राहु जितना ज्यादा अष्टमेश है, अष्टम भाव में मंगल की राशि में बैठ गया तो बहुत मारक हो जाता है। राहु ही भ्रम होता है। राहु की जो राशि होती है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार वो कन्या राशि होती है। राहु को कन्या राशि रोग की मानी गई है, रण की मानी गई है। राहु की जो उच्च राशि, ज्यादातर ऋषियों ने, ज्यादातर विद्वानों ने माना राहु की मिथुन राशि उच्च राशि होती है, धनु राशि नीच राशि होती है। यह कुछ लोग वृषभ भी मानते हैं, वो एक अलग मैटर है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। हम आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताएंगे। राहु की मिथुन राशि में राहु उच्च का होता है। अब राहु जब आता है, राहु देखिए एक राशि पर 1.5 साल चलता है, 12 राशियों पर 18 साल चलता है। पूरा राहु अपना एक चक्कर, एक राउंड, एक प्रोग्रेशन, एक भगण, सिद्धांत ज्योतिष पर ग्रह गति है का जो सिद्धांत है, राहु अपना एक भगण 18 वर्ष में पैदा कर खत्म करता है। इसीलिए राहु का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। किसी भी ग्रह के फल बढ़ जाते हैं। राहु केतु हमेशा क्या है, एंटीबायोटिक का काम करते हैं, किसी चीज को बढ़ा देते हैं। अगर चोरों के पास राहु पहुंच गया, राहु का एक गुण होता है, समझ लीजिए, छठा भाव रोग का, ऋण का, बीमारी का होता है, लेकिन 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण भी होता है, कंपटीशन का भी होता है। राहु इतना चालाक चतुर होता है कि हर परिस्थिति में अपना फायदा देखता है, हर परिस्थिति में अपना फायदा देखता है। किसी भी कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में अपना फायदा देखता है। चालाक होता है, चतुर होता है। राहु केवल शुक्र के साथ बैठता है तब वो थोड़ा कंट्रोल रहता है, लेकिन बाकी किसी के साथ वो कंट्रोल नहीं रहता है। तो राहु केतु के संदर्भ में ये है कि राहु केतु जिस भाव, जिस राशि पर जिस ग्रह से संयुक्त जुड़ जाते हैं उसी के अनुसार फल देते हैं। अब राहु को छाया, मान लीजिए राहु सूर्य के साथ बैठा है। अब समझ लीजिए सूर्य के साथ बैठा है तो राहु और सूर्य को थोड़ा सा एक व्यक्ति के रूप में सोचिए। राहु एक व्यक्ति है, सूर्य एक व्यक्ति है। थोड़ा सा ग्रह का कॉन्सेप्ट हटा दीजिए, मतलब केवल आपको समझाने की सीधी भाषा में, राहु है एक सूर्य है, ये दोनों इंसान है। अब क्या करता है कि राहु चाहेगा कि सूर्य को मैं कंट्रोल कर लूं, सूर्य को कंट्रोल कर लूं तो क्या होगा, तो राहु की हैसियत बढ़ जाएगी। राजा के पास कभी भी, राजा के सिंहासन में राजा के साथ यदि कोई नौकर बैठ जाए तो आप बताओ राजा की हैसियत बढ़ेगी कि घटेगी? घट जाएगी कि नहीं घटेगी? तो राजा की घट जाएगी, राजा की घट जाएगी न उसकी बढ़ जाएगी। तो अब इन दोनों में युद्ध होता है। जब ग्रह दोनों साथ आ जाते हैं तो ग्रहों में एक युद्ध होता है, दोनों में एक दूसरे की वर्चस्व की लड़ाई होती है। ये दोनों की किरणें एक दूसरे को हावी होने के लिए सोचती हैं। राहु चाहता है अपनी किरणों से कि ये, मतलब राहु ये चाहता है कि ये मेरे कंट्रोल में रहे, और सूर्य चाहता है मेरे कंट्रोल में रहे। इसलिए सूर्य के साथ राहु जिनकी कुंडली में बैठा होता है उसके पिता का जीवन हमेशा कष्टपूर्ण रहता है। जीवन का एक भाग गरीबी से, अलगाव से हमेशा बीतता है। अपनी अपनी कुंडली उठाओ और जिसकी कुंडली में बैठा हो बताए, और उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस हमेशा कमजोर रहेगा, हमेशा डरा डरा भयभीत रहेगा। और घर के आसपास अगर गांव का परिवेश है तो बड़ा सा नीम का पेड़ भी हो सकता है, वहीं पर कोई दिव्य स्थान, देवालय रहेगा, पितृ दोष रहेगा हमेशा। अब बता दीजिए किसी की कुंडली पर बैठा हो तो अब सूर्य के साथ रहू, ये फल जरूर मिलेंगे। संतान उसकी हमेशा लायक बर नहीं निकलेगी, संतान में भी परेशानी बनी रहेगी। हेलो, हाँ सुन रहे हैं गुरुजी? आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ 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 गुरुजी, मेरे भाई हैं, उनके सेकंड भाव में बैठा है राहु और सूर्य, लेकिन वो 16 साल चले गए थे, आज तक वापस नहीं आए, सन 87 में। हाँ तो वही तो है ना, ज्योतिष सूर्य राहु का दोष लग गया। गुरुजी उनके जिंदा या मरने का हम कैसे पता करें कि वो जीवित हैं या? उसकी एक अलग थ्योरी है। ऋषि पता लगा लेते थे कि व्यक्ति जिंदा है कि मर गया है। उसके लिए कुंडली पर कई बार हम लोगों के पास भी लोग मरे व्यक्ति की कुंडली ले आते हैं, तो उसका एक सूत्र है। वो सूत्र जब आप हमारे उसमें पेड में आएंगे ना, उसमें आपने एडमिशन ले लिया, जब भी आएंगे आपको उसमें सिखा देंगे जी। वैसे उनके अष्टमेश में अष्टभाव में मंगल और यहाँ पे वो एक अलग विषय है। अब तो आपने इच्छा भी रीमा, आपने जैसे हम जा रहे थे सीधा पूरब की तरफ,
आपने हमको सीधा एक टर्न मार दिया, पश्चिम की तरफ खड़ा कर दिया, थ्योरी बदल गई। हम जिस थ्योरी पर चल रहे थे आपने पूरा हमको सीधा टर्न कर दिया। जी। अब आपको, चलिए आगे बताइए। गुरुजी, आपने कहा कि राहु यदि अकेला बैठा हो तो वो मतलब अच्छा अच्छा फल थोड़ा नहीं खोल लीजिए। लोग तो क्लास पढ़ाते तो सबको अपना अपना सबको बिल्कुल खोल लेते हैं लोग, अपना अपना माइक के अलावा वो खोल लेते हैं, फोटो खोल रहते हैं तो लोग बड़ा सा आता है। हाँ खोलिए, बताइए। आप जैसे आपने बताया गुरुदेव कैमरा खोल लीजिए कि सभी लोग। गुरुदेव प्रणाम। हाँ हाँ। ये पूछा था गुरुजी कि जैसे आपने बताया राहु यदि अकेला बैठा हो तो वो शुभ फल नहीं देता, अच्छा खराब होता है राहु अकेला बैठा हो। परंतु वो राहु यदि तुला लग्न में चतुर्थ भाव में चंद्रमा की राशि में बैठा हो तो नुकसान तो देगा ही, उसका मानसिक क्षेत्र खराब कर देगा, डरा डरा रहेगा, सहमा रहेगा, भयभीत रहेगा, घर में उसके काम नहीं रुकेंगे, हो सकता है घर की किसी लड़की की शादी में बड़ी रुकावट आ जाए, ये सब होगा। अच्छा फल कहीं नहीं दे। फोर्थ हाउस का राहु बताता है आपके घर पर, आपके खानदान में, आप जिस भूमि पर, जिस परिवेश पर रह रहे हैं वहां पर संघर्ष हुआ है, खूनी संघर्ष हुआ है। हाउस का नहीं है सर, मतलब वो चौथी राशि का है, दसम भाव का है, कर्क राशि में दसम भाव में है। अब ऐसा बोलिए ना, अब आपने परिस्थिति, आपने जब हम चतुर्थ भाव समझ गए, मैं तुला लगन बोल के वो थोड़ा सा मुंह से गड़बड़ निकल गया था। तो फिर तुला लगन में दशम भाव में तो वहां पे अच्छा फल देगा ना दसम भाव पर अकेला है तो दिक्कत नहीं तो नहीं, अकेला है लेकिन अब उसको प्रभाव अगल बगल कौन बैठा है, उसको शुक्र का साथ मिल गया तो बहुत अच्छा लाभ दे देगा। लेकिन 3, 6, 10, 11 भाव पे सीधा तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, इन भावों पर राहु का जो फल है वो अच्छा रहता है। भले मंगल की राशि में हो। अरे भैया मंगल की राशि में नहीं, शुक्र और बुध की राशि पर, शुक्र और बुध के, शुक्र बुध की राशि पर 3, 6, 10, 11 भाव पर राहु अच्छा फल देता है। अगर मंगल की राशि है, मंगल की राशि अगर 6, 8, 12 भाव में पड़ती है तो ज्यादा नुकसान देगा, मंगल की राशि यदि केंद्र त्रिकोण में पड़ती है तो कम नुकसान देगा, तो इतना फर्क रहेगा। लेकिन नुकसान परिस्थिति में मंगल की राशि में राहु देता ही है। आपका सर 3, 6, 10, 11 उपचय भाव में राहु अच्छा फल देगा। हाँ हाँ जी। आगे अब कुछ इसमें डाउट हो तो बताइए, नहीं और आगे चलें। राहु की दृष्टियां कैसे लेंगे? हाँ राहु की दृष्टियां, देखिए राहु की सप्तम दृष्टि नहीं मानी जाती, राहु की पंचम नवम दृष्टि मानी जाती है। राहु की हमेशा पंचम और नवम दृष्टि मानी जाएगी, सप्तम दृष्टि राहु केतु की नहीं मानी जाती। केतु की जो दृष्टि के राहु के सिर होता है और केतु के धड़ होता है, जो सिर होता है, सिर पर उसके 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, मस्तिष्क होता है, और केतु के पास दिल होता है। तो दोनों क्या है, राहु क्या होता है, बाबा का कारक होता है, और केतु क्या होता है, नाना का कारक होता है। तो इस तरह जो फल होते हैं, इस तरह हम राहु केतु से फलों का अनुमान लगाते हैं। राहु यदि मान लीजिए सूर्य के साथ बैठा है, सूर्य संतान का कारक होता है, सूर्य पुत्र का कारक होता है, सूर्य क्या होता है, जन्म, अगर सूर्य पूर्व जन्म में राहु क्या है, मुख का कारक है, सूर्य क्या है, सूर्य शेर का कारक होता है, सूर्य राहु शेर मुखी भगवान, अर्थात ऐसे लोगों को नरसिंह भगवान की पूजा करनी चाहिए। राहु, सूर्य के साथ राहु उसी व्यक्ति की कुंडली में आता है जो व्यक्ति पूर्व जन्म में अपने संतानों की अच्छे से केयर नहीं करता है, अपने से पूर्वजों की, सूर्य पिता का भी कारक होता है, पिता की सेवा नहीं करता है, अपने संतानों की कायदे से, अपने संतानों की क्या करता है, अपने पिता की केयर नहीं करता है, अपने संतानों की केयर नहीं करता है, देवताओं का अपमान करता है, देवताओं की झूठी कसमें खाता है, उसके परिवार में कई लोगों की मृत्यु होती है, तब ऐसे परिवारों में जन्म लेता है सूर्य के साथ राहु, और उसी घर में होता है पिता की स्थिति। अगर सूर्य शनि राहु बैठ गया
तो पिता की स्थिति चपरासी की तरह हो जाती है, पिता की हैसियत गिर जाती है। राहु किसी भी ग्रह के साथ बैठता है, उस ग्रह की हैसियत को, शुभ ग्रह का राहु देव राशियों को, देव ग्रहों को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यही राहु मंगल के साथ बैठ जाता है तो मंगल के साथ विश्वासघात का कारक बन जाता है। यही बुध के साथ राहु बैठ जाता है तो व्यक्ति का जो व्यवहार है वो बदल जाता है, व्यक्ति का व्यवहार निम्न कोटि का हो जाता है, व्यक्ति का मुस्लिमों के साथ उठना बैठना हो जाता है। यही राहु चंद्रमा के साथ बैठ जाता है तो व्यक्ति डरा डरा, सहमा सहमा, आत्मविश्वास में कमी रहती है, हमेशा उसे भय बना रहता है, हमेशा उसे बेचैनी रहती है, मानसिक शांति का अभाव रहता है, माँ का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, मानसिक पक्ष ज्यादा कमजोर होगा। यही राहु यदि शुक्र के साथ बैठ गया, धन देता है, समृद्धि देता है, मान सम्मान देता है, चालाकी भी देता है। यही राहु शनि के साथ बैठता है तो कर्म बंधन में रुकावट देता है, कर्मों को निकृष्ट, कर्मों को कमजोर कर देता है। और कुछ बचा, यदि गुरु के साथ अगर राहु बचा, यही राहु बैठ जाता है तो व्यक्ति बड़ी बड़ी फेंकने लगता है, व्यक्ति में चंडाल दोष ने व्यक्ति का स्वभाव जो होता है बदल जाता है, बड़ी बड़ी मारता है कि मैंने ये मार दिया, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मैं ये कर लेता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी फेंकेगा, झूठ बोलेगा, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के करने वाला होता है। चंडाल योग का मतलब ये वह नहीं होता है कि वो किसी का खा लेगा। चंडाल योग राहु अगर गुरु के साथ राहु आ जाता है तो व्यक्ति के जीवन पर संकट आ जाता है। ऐसा व्यक्ति नशे का कारक होता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा निकोटीन ज्यादा लेता है, सिगरेट भी, इस तरह की चीजें बहुत यूज करता है। तो अपने अनुभव में देखिएगा, हम आपको बिल्कुल सचित्र ज्योतिष सिखाएंगे, वही बोलेंगे यूट्यूब में भी, वही आपको इस समय बोलेंगे कि जो आपको कई कुंडली पर लगा हुआ मिलेगा। गुरुजी, ये जब आप कह रहे हैं कि राहु किसी के साथ बैठता है तो ये, और मान लीजिए देख रहा हो और बैठ रहा हो, एक ही बात है या दोनों में फर्क है? फर्क है भाई। अब इसके लिए एक व्यापक विषय है, इसके लिए अभी हमारा विस्तृत में हमारी जो क्लासें हो उसमें आइए, उसमें आपको बताते हैं। हाँ सर, एक क्वेश्चन है। बोलो मनीषा। हाँ जी सर, मैं ये बोल रही थी कि जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि राहु की सप्तम दृष्टि नहीं होती, पर जब हम लोग कोई बर्थ चार्ट देखते हैं तो जैसे चंद्रमा या कोई भी ग्रह राहु या केतु के साथ बैठा होता है तो हम उसको कहते हैं कि ये पीड़ित है, राहु केतु के एक्सिस में है। अच्छा, अब ये हाँ मैं समझ गया। फिर तो इसलिए उसको पीड़ित बोलते हैं। तो यदि वो एक्सिस में है तो इसका मतलब एक दूसरे से सप्तम ही हो गया, सम सप्तम हो गया, राहु से तो फिर उसको कैसे मतलब बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न किया मनीषा जी। मैं आपको ये बताता हूँ कि जो एक्सिस हो रहा है, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि राहु केतु का जो फल है, राहु केतु का जो गुण है, वो ये है कि अगर राहु केतु गुरु, जैसे राहु केतु के साथ गुरु बैठ गया, ठीक है ना, अब गुरु बैठ गया या चंद्रमा बैठ गया तो जो चंद्रमा की 7वीं दृष्टि होगी उसमें राहु का भी प्रभाव छिपा होगा। जो चंद्रमा की 7वीं दृष्टि होगी उसमें भी गुरु का प्रभाव होगा, है ना। गुरु अगर राहु केतु के बीच में, अगर राहु केतु के साथ गुरु बैठा हुआ है, गुरु राहु के साथ बैठा है तो गुरु की जो 7वीं दृष्टि होगी उसी 7वीं दृष्टि में राहु का भी प्रभाव सहित वो दृष्टि होगी, ये समझिए। उस तरह डायरेक्ट राहु की 7वीं दृष्टि नहीं लेगी। अगर उसके साथ कोई ग्रह बैठा है तो उस दृष्टि में उसका प्रभाव है। बात तो वही हो गई ना कि मैं अब जीवन में 25 वर्ष तक अपने पिता के पास रहा, 26वें वर्ष मान लो मेरी शादी हो गई सपोज, तो मैं ससुराल रहने लगा। मैं जब ससुराल रहने लगा तो मेरे जो प्रारंभिक गुण धर्म है वो मेरे साथ ही तो ससुराल गए। अब उन गुणों के साथ ही जो मैं सीखूंगा तो ससुराल जाऊंगा। तो वही बात हो गई ना, राहु का के गुण जितने थे वो बृहस्पति की, गुरु ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया और वो उसने देखा तो गुरु की दृष्टि यहाँ पर हिंसक हो जाएगी, मारक हो जाएगी। राहु के दृष्टि विच्छेदक होती है, हिंसक होती है, मारक होती है। गुरुजी, आपने जो बताया कि राहु मूलतः सभी बड़ी चीजों का कारक है, जैसे बड़ी चीजें सबका कारक राहु है। केतु को क्या क्या चीज अब पता नहीं है बाबा, आपका है क्या? कुछ लोग माइक बंद करिए, किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है। अभी मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, एक एक अपना म्यूट करिएगा।
हाँ अब बोले विजय आप। था कि जैसे आपने बताया राहु लगभग सभी बड़ी चीजों का कारक है। हाँ हाथी हो या जो हो, तो केतु को अपने किस रूप में कारक माने, किस छोटे छोटी का चीजों? छोटी चीजों, उसका उल्टा होता है ना, हाँ हाँ एक राक्षस है एक देव है। अगर अब हाँ दोनों की व्याख्या बड़ी हो जाती ना। जी जी गुरुदेव। गुरु जी राहु की दृष्टि मानी जाएगी? हाँ हाँ प्रतीक बोलो। राहु की दृष्टि कैसी मानी जाती है? राहु की दृष्टि, ये तो पापी ग्रह है तो पाप दृष्टि मानी जाती है। तो जिस उसमें पर कहा भी प्रभाव पड़ेगा वो उसका रिजल्ट खराब करेगा। हाँ नुकसान करेगा, विच्छेदात्मक फल देगा। गुरुजी वृष लगन की कुंडली में 4th हाउस में सूर्य केतु और 10th हाउस में राहु है तो क्या फल देगा वो? अब अपनी कुंडली आप यहीं से पूरी दिखा लेती हैं, आप शास्त्र की बात करिए। शास्त्र की बात कर रही हूँ कि सूर्य, मैंने सुना है कि सूर्य जो है वो पिता का कारक है, केतु झंडा है तो पिता का नाम होता है। ये आपने भाई अब और बहुत सी चीजें होती हैं। अच्छा बताइए, और इस समय जो मैं टॉपिक बता रहा था, इस टॉपिक में क्या कोई किसी को डाउट हुआ, समझ में आया? सर मुझे पूछना था। हाँ रुकिए दृष्टि अच्छी होती है। रुकिए एक आप, हाँ आप बताइए। हाँ सर, अभी जैसे आपने बताया था कि जो गुरु सूर्य और मंगल होता है तीनों का योग, तो सिंह लग्न की कुंडली हो फॉर एग्जांपल, और उसमें नवम भाव का स्वामी मंगल होता है और चौथे भाव का स्वामी मंगल होता है, बराबर। और वो तुला राशि में तृतीय भाव में बैठा हो तो क्या भाग्य का फल देगा और चौथे भाव का फल क्या देगा सर? अब तुला कौन सी लग्न की कुंडली बोल रहे हो? सिंह लग्न सर। सिंह लग्न कुंडली में चतुर्थेश होगा, नवमेश होगा। हाँ हाँ तो कहाँ बैठा है? सेकंड हाउस में बैठा है ना, थर्ड हाउस में सर, तुला में बैठा है। अब वो अगर वो तुला में बैठा है तो क्यों क्या होगा, चतुर्थ भाव से 12वें बैठ गया ना, चतुर्थ के फल कमजोर कर देगा, लेकिन भाग्य मतलब के फल बढ़ जाएगा। कंफर्ट नहीं रहेगा लाइफ में, हमेशा उसको परिश्रम कराता रहेगा, काम कराता रहेगा, एक काम कर लेगा फिर नया काम करेगा, एक काम करेगा फिर नया करता रहेगा, उसमें ऊर्जा की कमी नहीं रहेगी। और सर वो जो है चतुर्थ भाव का फल कम देगा तो उसको जमीन जायदाद उसमें दिक्कत देगी क्या? हाँ जमीन जायदाद में भी कंफर्ट नहीं रहेगा उसकी लाइफ। अच्छा, शांति नहीं रहेगी, परिवार के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। अच्छा। कभी परिवार के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाएगा ये। और सर जो नवम भाव में उसकी दृष्टि है भाग्य भुवन में, तो भाग्य उसको सपोर्ट करेगा ना? पर भाग्य सपोर्ट करेगा, लेकिन वो तीसरे भाव पर बैठ गया तो थोड़ा सा मंगल यहाँ पर अच्छा नहीं माना गया है ना। अच्छा। अगर उसके मंगल को इतना नहीं देखना। मान लो आपका घर है, आपके घर के बगल में एक राक्षस रहता है, आपके घर के आगे तक बाजू में एक राक्षस रहता है, एक आगे रहता है एक पाछे रहता है, और 2 आतंकवादी आपके आगे पीछे हैं, तो आप चाहे जितनी अच्छी ताकत से तैयारी में रहे लेकिन आप डरे सह में रहेंगे। मंगल की एक तरफ शनि बैठा हो, मंगल की एक तरफ राहु बैठा हो, तो मंगल की तो दुर्दशा हो गई ना। वो केंद्र को देखे चाहे जहां देखे, ये भी तो देखना है भाव के फल में बराबर पास पर उसका वातावरण क्या है। अच्छा हाँ ठीक है लेकिन पत्नी भाव कमजोर हो जाएगा उसका। अच्छा हाँ 7th हाउस कमजोर हो जाएगा, बराबर। स्त्री से संबंधित सुखों में कमी है। और वो मंगल वर्गोत्तमी हो तो सर? अरे बहुत वर्गोत्तमी हो जाएगा तो ठीक है, लाभ फल दे देगा, लेकिन वर्गोत्तमी से ये मत मान लीजिए कि वर्गोत्तमी उसको मोक्ष दिला देगा, उसको बहुत बड़ी गाड़ी सैर करा देगा अंतरिक्ष की। वर्गोत्तमी की एक सीमा है, ग्रह कई दृष्टियों से देखना है। सही। हम आपको बिल्कुल ओपन पढ़ाते हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि हम रट कर आए हों, बोले हों, आपको अवसर। आप प्रश्न पूछने के लिए हमसे स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्रता से पूछते हैं, जवाब इसी तरह देते हैं, है ना। कि इसलिए कि ताकि पूरी तरह से विषय का बोध सबको हो जाए, और ज्योतिष की सही मायने में यही तैयारी होती है। सही तैयारी अगर आपको शास्त्र का विधिवत चिंतन होगा तो आप फेस कर जाओगे, लोगों के साथ ओपन चर्चा में सम्मिलित होकर के बात कर लोगे। सही बात है, धन्यवाद गुरु। ठीक है गुरुजी, मेरे प्रश्न का भी आंसर दे दो ना। 10वें भाव का है आप क्यों दे देंगे? आप अपनी कुंडली दिखाती रहती हैं, आप 3 बार कुंडली नहीं दिखाई, मैं तो आपको पूछा है सिर्फ, बताओ मुझे। हाँ गुरुजी, मिथुन लगन की कुंडली है, दूसरे भाव में राहु है, तो अकेला राहु नुकसान नहीं करता ना चंद्रमा की राशि में हो तो? मैंने कहा अकेला राहु नुकसान करता है, फल ज्यादा भयानक देता है। सेकंड हाउस में बैठ जाएगा तो उसको नुकसान कर देगा,
उसकी वाणी को, उसको पथ भ्रमित कर देगा, कुटुंब में उसकी बाधाएं रहेंगी, परिवार के लोगों से उसके रिलेशन कम अच्छे रहेंगे। ये भी तो है। बताइए अंजू जी, अंजू जी बताइए आप क्या पूछ रही हैं? मैं पूछ रही हूँ वृश्चिक लग्न की कुंडली में 4th हाउस में सूर्य केतु है और 10th में राहु है। अब इतना बड़ा कनेक्शन नहीं बन पाता ना, 10th में राहु है 10th हाउस में राहु है। और फिर तो तो सूर्य क्या है? सूर्य राजा का कारक है, केतु झंडे का कारक है, फिर उसके पास बढ़िया मान सम्मान नेम फेम रहेगा, ये तो ठीक है। और 2 3 4 5 वो स्थिति भी अच्छी है, 4th हाउस पर वो सिंह राशि पर बैठा हुआ है। ये देख लेना कि सूर्य केतु पर कहीं पर शनि की दृष्टि ना आ जाए। अगर शनि की दृष्टि केंद्र त्रिकोण से आ गई तो पिता का जीवन नहीं बचेगा, पिता या संतान का जीवन नहीं बचेगा। सर एक मेरा ले लो क्वेश्चन। जी जैन साहब बताइए। सर राहु जिन घरों में अच्छा होता है वहां उसकी दृष्टि अच्छी होगी? जिन घरों में बैठा है, मैं एक चोर भी होता है, चोर अपने घर पे बैठा है तो घर के लिए वो अच्छा है, बाहर के लिए वो हिंसक है। तो बात यही हो गई ना, जिन घरों पर वो बैठा है, जैसे शुक्र और बुध शनि, शुक्र और बुध की राशियों में अच्छा फल देता है ना, शुक्र बुध और शनि की राशियों में भी ठीक है, शुक्र बुध की राशियों में ज्यादा अच्छे फल दे रहा है। तो वो, लेकिन उसकी दृष्टि जहां जहां होगी, उस अगर वो देवता ग्रह होंगे उनको नुकसान बहुत पहुंचाता है। सीधा सीधा फंडा ये देवता ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, गुरु, चंद्रमा, ये इन ग्रहों को सूर्य राहु ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। नहीं ग्रह कोई ना हो वहां, लेकिन दृष्टि होगी तो भाव के फलों में कमी आएगी। हाँ ठीक है। कौन से कौन से भाव में कमी, भाव में कौन से भाव में कमी आएगी ये भी समझ लो। भाव के ग्रह के 3 फल हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। भौतिक रूप से ग्रह वहां पर अच्छा फल देगा, शारीरिक मानसिक रूप से नुकसान देगा। ठीक है, बीमारी देगा, लड़ाई झगड़ा देगा, पैसे खूब कमवाएगा। ठीक है। एक गुरुजी 12वें घर के राहु का बड़ा मिथ है, बड़ा इसमें टेंशन बजी रहती। अब वो राहु पर जब आप आएंगे वहां पर, तब आपको इसका मिथ दूर कर देंगे। अब एक व्यापक विषय आ जाता है। अब हमारी क्लासें का, हमारी 26 तारीख को हमारा डेमो है नाड़ी ज्योतिष का, बहुत अच्छा। जी मैसेज मिल गया जी। हाँ बिल्कुल, 26 तारीख को डेमो है, 26 को सब लोग मिलिए, जिनको हमारे यहाँ नाड़ी में सीखना है। रात को 8 बजे नाड़ी का डेमो होगा और किसी भव्य कुंडली पर व्याख्या आपको सुनाएंगे, आपका मन खुश हो जाएगा। गुरुजी एक बात बस, कि अंश का फर्क पड़ता है, अंश से कमजोर रहता है कोई ग्रह, रहता है पाप की को। तुमको अभी समझा देंगे वहां। अंश में क्या है? 004 मान लो राहु है और उसी के साथ गुरु 13 अंश का है, तो राहु नुकसान करेगा गुरु को? गुरु तो निकल गया ना, उसको छोड़कर आगे निकल गया ना। 2 अंश में जितने नजदीक होता है उतना ज्यादा नुकसान होगा, दूर निकल गया तो नुकसान कम हो जाता है। गुरु जी ये कर्क लग्न, अब भाई अब चलें, कुछ रह गया किसी को? गुरु जी 12th में राहु होगा तो 5th में दृष्टि जाएगी ना सर? हाँ 12 में राहु होगा तो उसकी 5th में दृष्टि कैसे जाएगी? 4th में दृष्टि जाएगी, 4th में, सॉरी 4th में जाएगी, सॉरी। हम जब भी क्लास, हमारी जितनी भी क्लास है, हम जब भी बंद करने की पीछे जाएंगे तो फिर उसको लोग हमको खींचते चले जाते हैं। अब एक और गुरु नहीं सर वेट कर रहे थे सर, मुझे लगा सब लोग पूछ लेंगे, बाद में लास्ट में बोलूंगी। गुरुजी आप ज्ञान इतना अच्छा देते हो कि आपको छोड़ने का दिल नहीं करता है। सब भाई माई की कृपा है, सब लोग अच्छे से, ये है कि सिखाते रहते हैं, सीखते रहिए, अच्छा रहता है। हाँ अभी हम इसका जब एडवांस इसका लेवल लाएंगे, एक बार जो इसकी लिंकें एक बार शेयर कर दीजिएगा इसी ग्रुप की, ताकि कुछ लोग हमारे डिस्कशन में और लोग जुड़ सकें। इसको थोड़ा सा और व्यापक बनाना, तो आज हम कल लिंक शेयर की जाएगी, सब जगह शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ और हमारी एक, हाँ 26 को हमारा डेमो होगा, जिसको आना हो हमारी नाड़ी की क्लास में आ जाएगा। टाइमिंग यही रहेगा? हाँ टाइमिंग नाड़ी में नाड़ी में ही कर रखा है ना आपने गुरु है? मेरा एडमिट खोलो, हाँ आप खोलो।
एडमिशन रहेगा मेरा नाड़ी में सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मेरा रहेगा, मेरी जो भी क्लास है नाड़ी तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये जो रीमा जी ये कह रही ना, रीमा जी आप हमारे कई ग्रुपों में, हमारी एक देखिए एक प्रैक्टिस ग्रुप भी चलता है। हमारा एक प्रैक्टिस ग्रुप है जिसमें 2 कुंडली हफ्ते में डाली जाती है, 2 कुंडली की व्याख्या हमारे द्वारा होती है। 2 कुंडली प्रैक्टिस ग्रुप भी हमारा चलता है, उसमें भी तो रीमा आप हो। तो आप तो काफी चीजें सीख रही हो, बहुत सी चीजें आप सीख रही हो। साल भर में 6 महीने में आपका दृष्टि बदल जाएगी, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जी मैं कह रही थी गुरुजी, नाड़ी वाले में एडमिशन है ना मेरा? हाँ आपका है जी। यानी अच्छा, आप कुछ डाउट रहेगा हो तो भाई 1-2 मिनट पूछ लो, नहीं अब हम चलते हैं, फिर अगले हफ्ते मिलेंगे। हाँ मंगल केतु को बता दीजिए, मंगल केतु का आपने नहीं बताया, थोड़ा सा याद नहीं मुझे। सीधी सीधी चीज देख लीजिए, मंगल के साथ केतु बैठ जाता है तो केतु क्या है, रस्सी है। मंगल शक्ति है, मंगल स्त्री का पति है, केतु उसकी रस्सी है। मंगल ताकत है, केतु उसकी पूंछ है। तो देवता के लिए हनुमान जी बन जाता है। एक स्त्री के लिए मंगल के साथ केतु तो स्त्री के पीछे 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 घूमता रहेगा, कहाँ गई है, क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, क्यों बैठी है। मंगल केतु वाले का गुण है ये। अब मंगल केतु अच्छा, सप्तम में हो अगर आदमी के, सप्तम हाउस में वहां पर भी बैठेगा तो उसका गुण ही यही है, वहां पर वासना बढ़ा देता है। हाँ वासना भी बढ़ा देता है। गुरुजी लग्न में बैठेगा तो गुस्सा बढ़ा देगा। और मंगल के साथ केतु मान लीजिए बैठा है किसी कुंडली में, तो उसका एक गुण होगा कि उस व्यक्ति को वो निम्न छोटी श्रेणी के छोटे छोटे काम करने वाला होगा। नौकरी वोकरी छोटी मोटी, नौकर चपरासी छोटे मोटे काम करेगा। दूसरी चीज आप ये देखेंगे उस व्यक्ति को नर्वस सिस्टम के रोग ज्यादा होंगे, पैरालाइसिस है, इस तरह के रोग ज्यादा होंगे, अक्सर देखिएगा। मतलब हमारे लगभग 35,000 कुंडली पर हमारा शोध है। बिल्कुल सही केंद्र में आप तो कह रहे थे कि केंद्र में शुभ होता है, क्या शुभ होता है? आप तो कह रहे थे केंद्र में शुभ होता है, अशुभ? क्या केंद्र में शुभ होता है? परिस्थिति नहीं, मतलब आप कह रहे थे कि हमने एक चीज नियम बताया, अब उस नियम में एक थ्योरी बताई, उसके बाद उसके संबंध क्या होंगे, कहाँ का भाव का स्वामी है, केंद्रेश होकर के केंद्र में बैठा है क्या मंगल के साथ केतु, ऐसे कैसे आप अशुभ कर देंगे? आप बात को समझिए ना, पूरी समझेंगे आपको क्लियर होगा। पिछला जो हमने पढ़ाया उसको आप पूरा समझ लीजिए, चारों वीडियो उसको एक बार सुन लीजिए, फिर उसके बाद हमारी बात करिए, आपको क्लियर रहेगा। गुरुजी अगर मंगल केतु राशि में बैठा हो तो वो पति के पीछे पीछे घूमेगी? हाँ अगर मंगल केतु स्त्री की राशि में हो तो वो अपने पति के पीछे पीछे घूमेगी? नहीं ऐसे नहीं, वो नहीं पति के पीछे पीछे। स्त्री अपने पति के पीछे पीछे कब घूमेगी? जब उसकी कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु चौथे भाव में, पंचम भाव में बैठा हो, तो स्त्री को डर बना रहेगा कि मेरा पति बिल्कुल कृष्ण कन्हैया है, पता नहीं कहाँ से कहाँ का है। हाँ सत्य बोल रहा हूँ, कुंडली उठा के देख लीजिएगा, वो अपने पति को कृष्ण कन्हैया मानेगी वो। गुरुजी 6th भाव में होगा तो अब देखो, मैं इस तरह रात को 12 बजे तक भी बताता रहूंगा ना। गुरुजी खाली 6th भाव का बोल दे, गुरुजी 6th भाव का बोल दी। नहीं बोलेंगे। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार गुरुजी, फिर मिलते हैं। अच्छा लगा, धन्यवाद गुरुजी। हाँ सर, प्रणाम गुरुजी, शुभ रात्रि। प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुवार, बहुत अच्छा ज्ञान मिला, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम सर।